हेलो फ्रेंड, एक बार आप सभी लोगों का फिर से वहाँ क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर प्रकाश। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्रकाश पढ़ेंगे। और प्रकाश में हम लोग पढ़ेंगे इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि इस प्रकार से आएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी हम लोग पढ़ेंगे वह फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और इसमें फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया या बायो हो गया, साइंस का ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पढ़ाई होगा। इसके साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, यानी प्रतिदिन आपको डेली एक चैप्टर अपलोड किया जाएगा और उसमें आप खुद को आंक सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को, और एक कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए और अपने आप को चेक करिए कि आप कितने प्रश्न का आंसर जान रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। क्या कहा गया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन। क्या कहा जाता है? जरा देखिए कि जो प्रकाश जो होते हैं, आप सभी आदमी को पता होगा कि प्रकाश क्या होते हैं कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोट्रॉन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? फोट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, और दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं। और दूसरा में क्या कहा गया है? तो दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? क्या कहा गया है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका कि प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ होगा, अनुदैर्ध्य होगा, दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इसका अनुप्रस्थ हो जाएगा। इसका आंसर जो जाएगा वह क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अक्सर यहाँ पे प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग में बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग में बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। अब हिंदी कहीं पे टाइपिंग गलत हो गया होगा, तो इसके लिए आप लोग विशेष ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए कि क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रकाश तरंग जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है और ध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। प्रकाश में प्र आता है, ध्वनि में ध आता है। तो ध्वनि में ध आएगा, इसका मतलब कि ध से ध्वनि हो गया, तो ध वाला कौन हो गया? अनुदैर्ध्य हो गया। प्रकाश में क्या हो गया? अनुप्रस्थ हो गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, और तीसरा क्वेश्चन देखिए कि क्या कहा गया है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? क्या कहा गया कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शंस आपका क्या है? न्यूटन द्वारा, हाइगेंस द्वारा, प्लांक द्वारा, यहाँ क होगा। ठीक है, कि प्लांक द्वारा और फैराडे द्वारा। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लेंगे। तो क्या कहा गया कि प्रकाश की तरंगे किस प्रकार प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका आंसर जो जाएगा वह क्या हो जाएगा? हाइगेंस। क्या आंसर हो जाएगा? हाइगेंस द्वारा। कि प्रकाश का तरंग किस सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा कि फोर्थ क्वेश्चन क्या कहा गया है। तो फोर्थ क्वेश्चन कहा गया है कि किस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि की गई है? किस सिद्धांत के द्वारा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि की गई है? तो किस सिद्धांत के द्वारा? ऑप्शन देखेंगे, द्विआवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, परावर्तन। किस सिद्धांत के द्वारा किया गया है कि प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ। अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग ने क्या पढ़ा? तो जस्ट हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़े थे कि प्रकाश तरंग जो है वो कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। तो ये बात किस से पुष्टि होती है?
ये बातें किससे पुष्टि होती है? द्विआवर्त, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, परावर्तन। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वह हो जाएगा आपका ध्रुवन। यानी ध्रुवन के द्वारा जो होता है यह स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ प्रकाश तरंगे जो होती है अनुप्रस्थ होती है, इसकी पुष्टि कौन करता है? ध्रुवन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? सो देखिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? सभी आदमी को पता होगा, ये फेमस क्वेश्चन है, रनिंग क्वेश्चन है, बार बार आता है कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? न्यूटन ने, हाइगेंस ने, मैक्सवेल ने और फोकलैंड ने। यह किसने बताया? ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हाइगेंस होगा, यहाँ फाइगेंस नहीं होगा, हाइगेंस होगा। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइगेंस होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। कि प्रकाश तरंग एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो इसका जो सही आंसर जाएगा वह क्या हो जाएगा? मैक्सवेल। किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया कि यह प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है जरा देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 6 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ कॉम्पटन हो गया, लिखा हुआ थोड़ा सा मिस्टेक है। ये जो पहला ऑप्शन है यह है कॉम्पटन। क्या ऑप्शन हो जाएगा? कॉम्पटन, ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मैक्सवेल, तीसरा है आइंस्टीन और चौथा है न्यूटन। तो जल्दी से बता दीजिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, याद रखिए क्या क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया। यहाँ क्वेश्चन क्या आ रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आइंस्टीन। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? आइंस्टीन जो है सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 7वां क्वेश्चन में आते हैं। तो जरा देखिएगा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 7वां क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, क्या कहा गया देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या कहा गया है। यहाँ पे कह रहा है कि घटित नहीं होती है, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ऑप्शन है विवर्तन। ऑप्शन क्या दिया गया है? विवर्तन, ध्रुवन, परावर्तन, अपवर्तन। क्या ऑप्शन है? विवर्तन, ध्रुवन, परावर्तन, अपवर्तन। सही आंसर जिसका जाएगा वो हो जाएगा ध्रुवन, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? ध्रुवन। यानी ध्रुवन की घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में नहीं घटित होती है। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से। 8 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। यानी कि कोई अगर मान के चलिए कि ये कोई चिकना सतह है और इधर से कोई प्रकाश ऐसे आया, इधर से कोई प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ये आपका मान लीजिए कि सूरज हो गया। अब यहाँ से जब प्रकाश आएगा तो यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद ये वापस लौट गया, तो कोई चिकना सतह से वापस लौट जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। कि जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा अच्छे से देख लीजिए आप लोग। 9 नंबर में कहा गया है प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे, यानी ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है, तीक्ष्ण है, प्रगामी है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है। तो प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है, क्या तीक्ष्ण है, प्रगामी है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है। तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जस्ट अभी पीछे हम लोग को जस्ट क्वेश्चन हमको याद है, जहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में आप लोगों ने पढ़ा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो
आगे बढ़िए और 10 नंबर क्वेश्चंस देखिए कि 10 नंबर क्वेश्चंस क्या कहा गया है। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। क्या कहा गया कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। ऑप्शन है न्यूटन, रोमर, माइकलसन। अब देखिए यहाँ पे एक ए नंबर ऑप्शन जो था वो प्रिंटिंग नहीं हो पाया, शायद मिस्टेक से छूट गया है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आप यही 3 ऑप्शन में से आंसर बता दीजिए कि ये 3 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो इसका सही जो आंसर जाएगा वह किसके साथ जाएगा, रोमर के साथ जाएगा। यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, रनिंग क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, तो रोमर ने ज्ञात किया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ये तो सब आदमी को पता होगा कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो किस में अधिक होता है, हीरा में, निर्वात में, पानी में, कांच में। तो सब आदमी को पता है कि प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है, जल्दी से बता दीजिए इसका, तो निर्वात में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं कि प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात में अधिकतम होता है और निर्वात में कितना होता है। तो सभी आदमी को पता होगा कि प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ये निर्वात में। ठीक है, पानी में उसी प्रकार से होता है, कांच में उसी प्रकार से होता है। अगर मान के चलिए अगर हम पानी की चर्चा करें तो ये होता है 2.25 × 10⁵ यूनिट यही रहेगा किलोमीटर प्रति सेकेंड। कांच की बात कर ले तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब कभी कभी भी यूनिट में यहाँ किलोमीटर के जगह मीटर कर देगा। जो मीटर कर देगा तो यहाँ पावर में जो 5 आया है, ये 5 के जगह पे आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया। फिर से एक बार देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस का पढ़ते हैं हम लोग। तो 12 नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या कहा गया है। तो 12 नंबर में कह रहा है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में, यानी चंद्रमा हुआ, वहाँ से कोई चंद्रमा है, यहाँ से प्रकाश आता है कहाँ, पृथ्वी पे। तो ये आपका पृथ्वी हो गया। तो जब पृथ्वी पे प्रकाश आती है तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है, यही चीज़ें बताना है। तो 8 मिनट, 8 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 100 सेकेंड। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 1.3 सेकेंड। इसमें एक ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे अलग अलग तरह से ऑप्शन मिल जाएगा। तो कभी कभी इसका ऑप्शन होता है 1.28 सेकेंड भी ऑप्शन आ जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि 1.28 सेकेंड भी कभी कभी मिल जाएगा। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, जो ऑप्शन देगा 1.3 देगा तो 1.3, 1.28 देगा तो 1.28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अगला। अच्छा, एक और बातें हम बताना चाहेंगे। कुछ बच्चे को लग रहा होगा ना कि क्वेश्चन तो बहुत क्या है, नॉर्मल है। तो क्वेश्चंस बहुत सारे नॉर्मल क्वेश्चंस है। तो चूंकि आप जब इस वीडियो का थंबनेल देखे होंगे तो थंबनेल में क्या लिखा हुआ था, तो थंबनेल में लिखा हुआ है 0 से शिखर तक। तो 0 से शिखर तक, इसका मतलब कि हम आपको कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक पहुँचाएंगे, शिखर तक, एकदम ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे। 0 लेवल से स्टार्ट करके ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे। तो इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा रहा था कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में। अब देखिए जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि चंद्रमा के लिए, अभी हम लोग चंद्रमा के लिए पढ़े तो इसके लिए आया 1.2 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड। अब आते हैं यहाँ पे सूर्य के लिए आते हैं। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लग जाता है। तो इसके लिए आपका जो आंसर जाएगा वह 8.18 सेकेंड, 8.18 सेकेंड। अब इसी में कहीं कहीं ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको सिर्फ 8 सेकेंड, तो घबराइएगा नहीं। अगर 8 सेकेंड मिल जाएगा, 8 मिनट मिलेगा, 8 सेकेंड नहीं, क्या मिलेगा इसका आंसर, 8 मिनट कहीं कहीं मिल जाएगा, तो चिंता की बात नहीं है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस में हम लोग बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देख सकते हैं आप लोग कि क्वेश्चंस कह रहे हैं कि सूर्य, क्या क्वेश्चन है देखिएगा, कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखता है, वर्णमंडल, कोरोना, प्रभामंडल, इनमें से कोई नहीं, यानी कुछ भाग नहीं दिखता है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वह क्या चला जाएगा, कोरोना। अच्छा, एक और बात देखिए, कोरोना को ही हम दूसरा नाम जानते हैं किरीट, कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखता है, तो किरीट। राइटिंग खराब है, इसके लिए चिंता नहीं करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पानी से भरा किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, परिक्षेपण। क्या आंसर हो जाएगा, किस कारण से पानी से भरा बाल्टी रहे या बर्तन रहे, उसमें अगर कोई सिक्का डाल दिया जाए तो वो कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। किस कारण से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वह क्या हो जाएगा, प्रकाश का विवर्तन, ठीक है, सॉरी प्रकाश का अपवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा इसका प्रकाश का अपवर्तन, कि सिक्का उठा हुआ प्रतीत होगा, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, जरा इसको ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सीधी दिशा में चली जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हटती है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि सघन माध्यम, मान के चलिए कि ये कोई कांच की सिल्ली हो गई, तो कांच की सिल्ली हो गई। अब यहाँ पे तो कांच की सिल्ली हो गया, तो इसको जो हम लोग कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे सघन माध्यम। क्या कहेंगे, सघन माध्यम। अब जब कांच की सिल्ली है तो इसके ऊपर का जो पार्ट होगा, ये जो ऊपर का पार्ट होगा, इसको क्या कहते हैं, विरल माध्यम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विरल। अब जब ध्यान दीजिएगा कि जब कोई यहाँ पे कांच की आयताकार सिल्ली हो गया, जब इस पर कोई प्रकाश की किरण आएगी, तो जब प्रकाश की किरण आती है तो इसको सीधा अपने रास्ते पर ऐसे चल जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जाती है, ठीक है। तो जब ये तो ऊपर विरल माध्यम था, यहाँ सघन माध्यम हो गया। अब यहाँ से जब ये विरल से सघन में आती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, और फिर ये सघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा था कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आई होप कि क्लियर हो गया, अभिलंब की ओर कैसे मुड़ जाती है। अभी जस्ट हम बताएं कि मान लीजिए कि कोई कांच हो गया, यहाँ से कोई अगर प्रकाश की किरण आएगा तो यहाँ से इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस में हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, तो जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से कांच में, वायु से जल में, फिर वायु से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जल्दी से बता दीजिए कब होगा। तो जब प्रकाश जाएगा हीरा से कांच में, अगर हीरे से कांच में प्रकाश जाएगा तो कहेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए, और ये तो लगभग सभी आदमी को पता ही होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता है कि क्या है, नहीं है, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। वायुमंडल में सूरज की किरणों का जल बिंदुओं के द्वारा परावर्तन, वायुमंडल में सूरज की किरणों का धूल कणों द्वारा परावर्तन, प्रकाश का किरणन, प्रकाश का ध्रुवन। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है, तो पहला हो जाएगा वायुमंडल में सूरज की किरणों का जल बिंदुओं के द्वारा परावर्तन। यह फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष बनने के कारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मृग तृष्णा उदाहरण है। क्या कहा गया कि मृग तृष्णा उदाहरण है अपवर्तन का, पूर्णांतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का, विवर्तन का। तो सही आंसर जो इसका जाएगा सो क्या हो जाएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा किस कारण किसका उदाहरण है, तो पूर्णांतरिक
परावर्तन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाशीय तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। प्रकाशीय तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, दूसरा है क्रमिक अपवर्तन, तीसरा है व्यतिकरण, चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो बताइए कि प्रकाशीय तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है, जल्दी से बता दीजिए। प्रकीर्णन होगा, अपवर्तन होगा, व्यतिकरण होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वह क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, कि प्रकाशीय तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फ्रेंड, तो आज के लिए हम लोग इतना ही वीडियो रहने देते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस है, इसमें और क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, ये जो अभी टॉपिक पढ़े प्रकाश पढ़े, और प्रकाश का ये जो था ये पार्ट 1 था। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और एक बार बार हम बोल रहे हैं कि ये जो है प्रकाश चैप्टर का एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया गया। इसमें बहुत सारी बातें अभी और आनी है, थ्योरी के साथ कुछ बातें बताएंगे, क्वेश्चन आएगा उसके बारे में कुछ थ्योरी भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तब उसको क्वेश्चन को डील किया जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।